रोगी के महत्वपूर्ण संकेतों को चिकित्सा उपकरणों पर दर्शाया गया था। इस इंडिकेटर की बीपिंग पूरे चिकित्सा कार्यालय में की गई थी। युवा बीमार व्यक्ति अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था, जहां उसके चेहरे पर एक श्वास मास्क जुड़ा हुआ था। रोगी को माइस्थेनिया ग्रेविस का निदान किया गया था। शख्स फैन शेन नाम का एक युवक था। एक अच्छा आदमी था, लेकिन पूरी तरह से बेकार था। उसने वार्ड की ओर देखा और बुजुर्ग नर्स को चिकित्सा उपकरण इकट्ठा करते हुए देखा। लगता था कि आदमी भी कुंवारी थी और फैन चेन में कुछ खराबी थी। उनकी उम्मीदों के विपरीत उनके साथ एक नर्स नहीं थी, लेकिन बुजुर्ग महिला थी। उसने धीरे धीरे आंखें बंद की। उनका जीवनमल का एक टुकड़ा था। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए आदमी ने देखा कि कुछ भाड़े के लोग उसके सामने निंजा की तरह दिख रहे हैं। जब उसने आंखें खोली तो उसे उलझन हुई। फैन चेन का एडल्ट बॉयफ्रेंड एक बच्चे की शक्ल में था। क्या? अब इंतजार करो। काली आंखों पर पट्टी लगाए और गहरे रंग की सैन्य पोशाक में एक आदमी समझें कि यहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद सदमे से खड़े थे और काली आंखों पर पट्टी बांधे वह अंधेरे जंगल में आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे काले बागे के सैनिकों का एक झुंड था जो थोड़ा पीछे था। इस आदमी के पास एक विकल लकड़ी की टोकरी थी जिसमें एक ही पंखा चेन एक बच्चे के शरीर में था। इस आदमी ने एक टोकरी फेंकी और तलवार लेकर हमला के लिए तैयार हो गया। तलवार की मूठ एक नीली रोशनी के साथ उज्जवल हो रही थी। सैनिकों ने उस पर हमला किया और आंखों पर पट्टी बांधकर उसे काटा, जो एक नौकर था। गहरी नीली रोशनी में तलवार जलाई गई थी। बेबी फैन से नीली चादर में लिपटकर टोकरी में लेटा था। उसके चेहरे पर पसीना था और डर से उसने मुंह खोला, मौत के डर से। वर्तमान में एक ही व्यक्ति ने भाड़े के सैनिकों के एक झुंड से निपटा, जो चमकीली नीली ऊर्जा से भरी हुई थी। फैन शेन ने अपने छोटे हाथों से उसके गोल में डोल गालों को छुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी आंखें खोली थीं और पाया कि वह उस समय एक बच्चे के रूप में बांस की विकट टोकरी में था। टोकरी सीधे शिवोजू के हाथों में गिर गई। उसने घायल भाड़ी के सैनिकों के एक समूह की जांच की और थोड़ा आराम किया, ये महसूस करते हुए कि वह सभी से निपटने में सक्षम था। फैन शेन ने निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने आधुनिक दुनिया की अपनी सभी यादों को बरकरार रखा है और यहाँ वह हर जगह हथियारों और काले वस्त्रों से घिरे हुए थे। फैन शेन ने अपने छोटे होंठों को एक साथ दबाया और वुजू को देखा। उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला कि काले रंग की आंखों वाला यह आदमी जो बच्चे की रक्षा कर रहा था बहुत मजबूत था। उसकी भूरी आंखों में प्रशंसा थी। इस आदमी के पीछे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसने बच्चे के पंखे शेन के साथ टोकरी को अपने हाथ से पकड़ा। उसके सामने 5 और हत्यारे थे। वे हड्डियों से बने अजीब वस्त्रों में और यहाँ तक कि एक कर्मचारी के साथ, जिसके अंत में एक मानव खोपड़ी थी, ने वुजू पर हमला किया, उसे बहरा होने की कामना की। उन्होंने कहा कि चमकीले नीले ऊर्जा के साथ अपनी तेज तलवार के सिर्फ एक झटके के साथ नीले वस्त्र हथियारों के एक झुंड के साथ निपटा। एक आदमी जिस पर एक मानव खोपड़ी सजी हुई थी, एक तीर से मारा गया था। ये उसकी गर्दन के माध्यम से छेदा लाल कलर की बूंदों को छोड़ने से हत्यारा मर गया। हालांकि रोकथाम के लिए उसे कुछ और तीरों से गोली मार दी गई थी। निशानेबाज लोहे के कवच में काले शूरवीर थे। फिर महंगे कपड़े और गहने पहने एक आदमी एक जाति बायरन के साथ एक धातु घुमक्कड़ पर चला गया। यह आदमी चेन पिंग पिंग नाम के नानमान अभियोजक के कार्यालय का प्रमुख था। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस आदमी को एक कर्मचारी के साथ कम करके आंका, जिस पर एक मानव खोपड़ी थी, जो एक जादूगर था जो पश्चिम से आया था। उन्होंने ये भी कहा कि मजबूत जादू से पहले कुछ भी एक कलम की तरह होगा जिसे किसी मंत्री ने लिखा हो। उनका मतलब था कि ये सभी जोड़ तोड़ पूरी तरह से बेकार होंगे। चेन पिंग पिंग ने तब वुजू के नौकर को पूरी गंभीरता से देखा और बच्चे की बहन के बारे में पूछा। अपने होंठों को थोड़ा सा सहलाते हुए वुजू ने कहा कि उसके पास उसे लेने का समय नहीं था। फिर उसने कहा कि वह मिस्टर चेन पिंग पिंग को बहुत पसंद करेगा, कि वह उसे सब कुछ समझाए। अपनी नाक के पुल पर सिकोड़ी और सख्ती से वुजू को देखा। फिर उसने पूछा कि क्या वह उस महिला का बच्चा था जो उसके मन में थी। सहमत हुए। वुजू की आकृति को छेद दिया। उन्होंने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाना है।
चेन पिंग पिंग ने अभियोजक के कार्यालय के प्रमुख चेन पिंग पिंग द्वारा सेवा दी गई थी। उसने आंखें घुमाई और पूछा कि वूजू इस बच्चे को क्या दे सकता है, क्योंकि वूजू नाम का एक काला आंखों वाला ये आदमी अंधा था। चेन पिंग पिंग के अनुसार भले ही जू का कुंग फू दुनिया का सबसे अच्छा कौशल था, पूर्णता का घर, लेकिन ये सब आदमी कर सकता था, मार डालो। वूजू के नौकर ने उसे जवाब दिया कि वह चेन पिंग पिंग की तरह ही अपंग था। व्हील चेयर पर बैठे आदमी ने उसकी रेलिंग से जोर से पकड़ा, जिससे उसके हाथ के पोर सफेद हो गए। उसे थोड़ा सा झटका लगा। फिर उसने दावा किया कि वह जानता है कि कैसे सही तरीके से करना है। सुरक्षित स्थान जहां वजू नए जीवन को धुंधला सकता है। उसने एक शहर के नाम जानने के लिए पूछा जिसे डेंजू कहा जाता है। बच्चे के साथ पहुंचने पर चेन पिंग पिंग ने बताया कि ये टोकरी में बेबी फैन चेन के साथ डेंजू महल था। कई साल बीत चुके हैं। महीनों में सर्दियों में उड़ने वाली क्रेन के साथ महीने बीत गए। जब बर्फ गिर रही थी, शरद ऋतु में सूखे नारंगी पत्ते गिर गए तो मौसम बदल गया। से भूरे बालों वाला एक लड़का लोगों को कुछ कहानियां सुना रहा था। महल की सीढ़ियों पर बैठे बच्चों का एक समूह सुनहरे बालों वाली लड़की और उसके भाई को बुलाकर उन्हें बताया कि उन्हें अंत तक कहानी सुनाई गई थी। पिछली बार सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। लड़का उन्हें कहानी सुनाने के लिए इंतजार कर रहा था। उन्होंने बताया कि कहानी में यात्री चीनी दीवार पर पहुंचा और एक सीढ़ी देखी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता गया और अंत में उसने यात्री को पाया। आंखें और पूछा कि आगे क्या हुआ। फिर फैनशेन नाम का छोटा लड़का मुस्कुराया क्योंकि उसने अन्य लोगों को देखा। फिर क्या हुआ और फिर जारी रखा जाना है। लोग सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कोई बस चल रहा था और कोई हर तरह का काम कर रहा था। इस समय बच्चे कदमों से पूरी तरह से अलग जगह पर चले गए, अर्थात गली में कहीं जहां बोर्डों और विभिन्न परित्यक्त वस्तुओं का एक गुच्छा था। लिटिल फैनशेन लकड़ी के तख्तों के ढेर पर खड़ा था, भावनात्मक रूप से एक कहानी कह रहा था। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और मुस्कुराते हुए चिल्लाते हुए कहा कि इस तरह नायक ने दुश्मन के आक्रमण को रोका। फिर उन्होंने घोषणा की कि इस तरह के भावनात्मक प्रकोप से कहानी का अंत था। एक गुजरती काली बिल्ली बुरी तरह से डर गई थी। अन्य बच्चे हैरान थे। कहानी के अंत तक उनके पास स्पष्ट रूप से अभी भी बहुत सारे प्रश्न थे। लड़कों में से एक सब कुछ के बारे में सोच रहा था, इस तरह की कहानी को पचा रहा था, यहां तक कि अपनी आंखें बंद कर ली और अपना माथा खरोंच दिया। एक अन्य बच्चे ने शर्मिंदगी में अपनी तर्जनी को एक साथ रखा। फैनशेन को बताया कि उसे मनोर की कहानी अधिक पसंद आई। पोनीटेल वाली छोटी लड़की ने अपना हाथ ऊपर उठाया, अपनी राय व्यक्त की कि उसे लग रहा था कि धूमिल यात्रा इस कहानी की तुलना में बहुत अधिक दिलचस्प थी। फैनशेन, जिसे अब फैंसियोन कहा जाता है, ने अपना हाथ लहराया और अन्य बच्चों को बताया कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर एक और छोटी लड़की जिसके सिर पर एक रोटी थी दौड़ती हुई आई। फैनशेन नाम की एक लड़की से चिल्लाते हुए कि उसे जल्द से जल्द घर चलाने की जरूरत है, क्योंकि उसका घरेलू प्रबंधक फिर से नौकरानियों को पीट रहा था। लड़का जम गया, उसका मुंह थोड़ा खुला से। उस समय डेंजू प्रांत में वही घरेलू प्रबंधक एक सुनहरे बालों वाली नौकरानी को चाबुक से मार रहा था। उसने फिर से झुलते हुए लड़की को गुस्से से देखा। उसने गोरी नौकरानी से कहा कि वह उसे जल्दी से बताए कि मालकिन कहाँ गई थी। वह पूरी तरह से कांप रही थी और अपने हाथों से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज डर और पिटाई से खो गई। प्रबंधक की ओर मुड़ गई। उसे बता रही थी कि लड़की वास्तव में नहीं जानती थी कि यह महिला कहाँ जा सकती है। उसने उसे फिर से मारा। इस गोरी नौकरानी के बगल में और भी कई नौकरानियां बैठी थीं। उसके बगल में डर से उदास दिखने वाली एक विनम्र गुलाबी बालों वाली लड़की थी।
गोरी नौकरानी धीरे धीरे घोड़े से दूर रेंगते हुए सूचना दी कि वही गुलाबी बालों वाली नौकरानी। लू की आंख से मैनेजर ने उसे डराया कि वह नौकरानी के बारे में बात न करे। वह चाबुक लेकर उसे धमकाया कि वह उसे पीट पीट कर मार डालेगा। डर से मुंह खोला। लड़की के दिमाग में एक विचार प्रक्रिया थी। उसका गुरु युवा मास्टर था और प्रबंधक है। उसे नौकरानियों पर दंडित करने का पूरा अधिकार था। यह एक भयानक स्थिति थी जिसमें लड़की कौन सी क्रिया करे ये नहीं जानती। उसने सीधी होकर कहा कि घर का मैनेजर उसे पीट पीट कर मार सकता है। प्रबंधक ने युवा मास्टर के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हुए व्यक्त किया कि गुलाबी बालों वाली नौकरानी आश्चर्यजनक रूप से बहुत आज्ञाकारी थी। उसने चाबुक घुमाया और गुस्से में कहा कि चूंकि लू की आंख ऐसा कहती है, इसलिए वह अब पीछे नहीं हट सकता। चाबुक नौकरानी से टकराने पर फैन सियोन की तेज आवाज सुनाई दी, जिससे प्रबंधक रुक गया। वास्तव में यह उसी की गुलामी थी। छोटी औरत थी। मैनेजर ने अपना जबड़ा भींच लिया और दांतों से बुदबुदाया कि अगर युवती गायब हो गई तो युवा मास्टर क्या करेगा। उन्होंने कहा कि वह उन नौकरानियों को सिखा सकते हैं जो लड़के को बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। उसने गोरी नौकरानी को फिर से चाबुक से मारा। फेंगियो सियो नाम की छोटी महिला ने अपने भाई की आस्तीन को थोड़ा खींच लिया। लड़के से उसे मंजिल देने के लिए कहा। प्रबंधक एकदम था लेकिन सब कुछ समझ सकता था। उसने मुस्कुराकर लड़की के बालों को सहलाया, परंतु उसे रक्षा की अनुमति नहीं दी। दुष्ट प्रबंधक अन्य नौकरानियों को चाबुक मार रहा था, खासकर लियू पर ध्यान दिया। वह चिल्लाया, नौकरानियों से पूछा कि क्या वे दोषी थे। उन्होंने युवा मास्टर के भविष्य के बारे में सोच रहे थे। पैंजिन नौकरानियों को पीटते हुए उनकी पीछा करने लगा। मैनेजर ने फिर से चाबुक चलाया और गुस्से से चमकती आंखों से नौकरानियों को सूचित किया कि आज उनकी याददाश्त में सुधार करेगा। पैंजिन ने टॉम से फिर से रुकने के लिए कहा और वह लकड़ी के स्टूल पर खड़ा था। उसने मुस्कुराया और टॉम के हाथ हिलाकर प्रबंधक से हाँ में कहा।